हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी के सप्लाई चैप्टर का रिकैप्चुलेट। ये सीए के स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है आईसीएआई ने। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सप्लाई का पूरा कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन करेंगे सप्लाई चैप्टर की। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जो होता है वो क्या होता है? वो सप्लाई है। जीएसटी के अंदर अगर हम टैक्सेबल इवेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या कब क्या होता है कि जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो है सप्लाई। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई की डेफिनेशन कवर हो जाती है ना, कोई भी चीज़ सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है तो जीएसटी के अंदर कवरेज आ जाती है। अब मान लो कि मैंने कोई चीज़ ली और वो अपने भाई को दे दी, तो क्या जीएसटी लग जाएगा उसके अंदर? जीएसटी ऐसे नहीं लगेगा। और यही अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों अलग अलग हों, कोई और हो, ठीक है, फिर हमारे प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये चीज़ जाती है, मेरे रजिस्टर एड्रेस से उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो चीज़ जाती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाती है, तब सप्लाई कवर होगी या नहीं होगी, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो जीएसटी अब लगता है अगर कोई चीज़ सप्लाई है तो इसके लिए हमको पता होनी चाहिए सप्लाई क्या होता है। फिर कहता है स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। यानी कि अगर मैं कोई भी चीज़ सप्लाई करूँगा वो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी। सप्लाई के अंदर आपका कंसीडरेशन होना चाहिए और ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल में आपको बता रहा था कि मैंने अपने भाई को कोई चीज़ दे दी, तो वह सप्लाई थोड़ी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो आई नहीं उसके अंदर, ठीक है ना, कंसीडरेशन है। तो कुछ तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तब जाके मेरे को लगता है कि हाँ ये सप्लाई हो सकता है। वो कोई गुड्स एंड सर्विस हो, कंसीडरेशन हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। While these parameters describe the concept of supply, under certain circumstances, such transaction has been deemed as supply even when the supply is made without consideration. कई बार कुछ ऐसा पैरामीटर्स भी हैं, सेक्शन 7 आएगा शेड्यूल 1 में, अंदर 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी आपकी सप्लाई कंसीडर कर ली जाती है, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी ना हो। शेड्यूल 1 डीम टू बी सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको हम सप्लाई मानते हैं। अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रही है तो उसको चाहे आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करो चाहे ना करो, फिर भी उसके ऊपर सप्लाई लग के आईजीएसटी लग जाता है। बिसाइड सम स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एक्टिविटी आर नाइदर, कुछ ट्रांजेक्शन आपको शेड्यूल 3 में ऐसी मिलेंगी जो नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ए गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो वो गुड्स और सप्लाई गुड्स की है, ना वो सप्लाई सर्विस की है। उसके बाद हम कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी पढ़ेंगे जो स्पेसिफिकली गुड्स होती हैं, स्पेसिफिकली सर्विस होती हैं। तो 3 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर ये लिखा होता है कि कौन सी सप्लाई ऐसी है जो विदाउट कंसीडरेशन और फिर भी सप्लाई मानी जाती है। शेड्यूल 2 होता है, उसके अंदर ये लिखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ गुड्स है और ये पर्टिकुलर चीज़ सर्विस होती हैं। अभी आएगा अपना शेड्यूल 3 में आएंगी कौन सी चीज़ें हैं जो जीएसटी है ही नहीं उसके ऊपर, यानी कि एग्जम्प्ट है, जीएसटी में आती नहीं। वो मतलब ऐसा नहीं कि जीएसटी की लेवी में नहीं आती, मतलब उसको ना गुड्स मानेंगे ना सर्विस मानेंगे। शेड्यूल 3 उसको ये बोलता है। चलो, सप्लाई इंक्लूड सप्लाई विद कंसीडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट विदाउट कंसीडरेशन, और एक्सक्लूड क्या है? एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, एक्टिविटी नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नोर द सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चीज़ें, क्या चीज़ एक्सक्लूड है? सिर्फ ऐसी एक्टिविटी जिसको ना गुड्स मानना है ना सर्विस माननी है। ये आ गया सेक्शन 7 आपका। शेड्यूल हैज़ बीन समराइज एज फॉलोज। सप्लाई फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इन सब चीज़ों को सप्लाई माना जाता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है। कोई चीज़ मैं तुम्हारे को ए ने बी को सेल की, ट्रांसफ़र करी, मैंने अपनी गुड्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। बार्टर मतलब एक के बदले ए प्रोडक्ट के बदले बी ले लिया, बार्टर। एक्सचेंज, काइंड में एक्सचेंज कर ली कोई गुड्स, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने किसी को दवाई दी पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट नाई था, बार्बर था, और उससे अपनी कटिंग करवा ली, तो ये भी एक सप्लाई है दोनों की, चाहे दोनों ने एक दूसरे से पैसे नहीं लिए। बार्टर, चीज़ के बदले चीज़, ठीक है। एक्सचेंज कर ली, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई हैं। कंसीडरेशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। एक्सेप्शन तो होती हैं हर चीज़ की,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज डीम्ड एज सप्लाई है, इवन ये नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। इंपोर्ट के केस में तो मैं ये देखता ही नहीं कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। सप्लाई सप्लाई होती है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अब ये सेक्शन 7 का 1 आ गया, इसमें दिया हुआ है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, अगर आपने बिजनेस की एसेट परमानेंट किसी को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। अब मान लो मेरा एक बिजनेस था, बिजनेस के अंदर 20 कंप्यूटर थे, वो 20 मैंने बिजनेस बंद कर दिया, दिखा दिया कि मेरा बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस एसेट मैंने 20 कंप्यूटर के 20 कंप्यूटर मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, बेच दिए, ठीक है। अब ये मेरी सप्लाई, मैंने ना मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 20 कंप्यूटर मैंने ना ऐसे ही दे दिए हैं, ठीक है। मैंने ना कंसीडरेशन नहीं लिया ताकि मैं जीएसटी सेव कर लूँ। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुमने ये जब 20 कंप्यूटर खरीदे थे, ये बिजनेस में खरीदे थे? हाँ जी, बिजनेस में खरीदे थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, जो आपने जीएसटी पे करा था, हमने क्या करा था, 20 कंप्यूटर पे जो जीएसटी पे करा था ना, वो हमने दूसरे किसी प्रोडक्ट की सेल करते वक्त उसका कंप्यूटर का इनपुट किसी दूसरे गुड्स में हमने आउटपुट में एडजस्ट करके उसका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये डिस्पोजल कर दिया, आईटीसी लिया हुआ है, गुड्स मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने कह दिया मैंने तो ये विदाउट कंसीडरेशन बेच दिए। तो गवर्नमेंट कहते हैं सियाने ना बनो, यहाँ पे ये आपकी सप्लाई मानेंगे, हम तो ये मानेंगे कि ये आपने सप्लाई कर दी और अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करो इसके। तो ध्यान रखना यहाँ पे आईटीसी क्रेडिट अवेल्ड हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आता है उसमें ये वाला आप क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है, वो पूछ सकता है कि बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र कर दी, उसके ऊपर मैंने आईटीसी नहीं लिया हुआ था, आईटीसी नहीं लिया हुआ तो फिर तो इस सेक्शन में आया ही नहीं, फिर तो सप्लाई हुई नहीं। आईटीसी लिया हुआ है, फिर मैंने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दी, डिस्पोजल कर दी वो एसेट, तो ये डीम्ड सप्लाई आएंगी। ध्यान रखना, हाईलाइट करके रख लो इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड पॉइंट कहता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। ये इसमें रिलेटेड पार्टी अपने को पता होना चाहिए। एक रिलेटेड पार्टी ने दूसरी रिलेटेड पार्टी को कोई गुड सप्लाई करे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक रिलेटेड पार्टी दूसरी रिलेटेड पार्टी को अगर गुड सप्लाई करती है, हम डीम्ड सप्लाई मान के चलेंगे, चाहे तुम पैसे लो चाहे ना पैसे लो, ठीक है। यहाँ पर एक लिमिट है, एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, वो गिफ्ट 50,000 से कम है ना, अगर 50,000 तक भी है तो वह सप्लाई नहीं होती, 50,000 से ऊपर है तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये चीज़ दी है ना, कहीं सप्लाई करी है, फिर फीलिंग आती है वो सप्लाई वाली की 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दे रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहे हो आप। 50,000 तक का गिफ्ट तो अलाउड है, ठीक है। तो जीएसटी में गिफ्ट की लिमिट 50,000 रुपये की है, ध्यान रखना। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी चीज़ बेचे, पैसे नहीं ले रहा अगर वो, ठीक है, तो ये हम सप्लाई मान लेंगे। प्रिंसिपल ने सप्लाई करे एजेंट को गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम। थर्ड पर्सन, देखो प्रिंसिपल के जो गुड्स होते हैं ना वो एजेंट बिकवाता है, एजेंट तो बस एक बिचौला होता है, ब्रोकर होता है कि हाँ तेरे गुड्स, मैं एजेंट का काम यही होता है कि यार तेरे गुड्स हैं, मैं अपने बिकवा दूंगा, कस्टमर ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन ने एजेंट को बोला, उसने प्रिंसिपल के गुड्स चक्के थर्ड पर्सन को दे दिए, बदले में कमीशन ले लिया, इतना ही काम होता है एजेंट का। लेकिन अगर एजेंट ये करता है कि एजेंट क्या करता है, ज़्यादा समझदार है, तो एजेंट प्रिंसिपल से सारा सामान खरीद लेता है पहले अपने नाम से, और जो थर्ड पर्सन कस्टमर आता है उसको अपनी दुकान का नाम, अपना अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके थर्ड पर्सन को अगर माल बेचता है, ठीक है, इशू इनवॉइस कर रहा है कस्टमर को इन इज ओन नेम, तो फिर तो ये सप्लाई है। फिर तो प्रिंसिपल ने जो माल एजेंट को बेचा वो भी सप्लाई है, और एजेंट ने थर्ड पर्सन को जो माल बेचा वो फर्दर सप्लाई है, तो ये दोनों तो सप्लाई हैं। थर्ड पर्सन से एजेंट ने रिसीव करे गुड्स बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड रिसीव इनवॉइस इन हिज ओन नेम, अरे अपने नाम से वो ले रहा है, वो कह रहा है मैंने देने तो प्रिंसिपल को ही है लेकिन तू मेरे नाम का ही बिल काट, ठीक है। फिर एजेंट ने अपना कुछ कमीशन जोड़ के गुड्स प्रिंसिपल को बेच दिए, तो ये तो डीम्ड सप्लाई है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एजेंट अपनी दुकान का जीएसटी इनवॉइस नंबर यूज़ कर रहा है। इसी केस में अगर जीएसटी ना नंबर यूज़ करता ना, एजेंट ने अपना इनवॉइस अलग से ना लिया होता, बस वो गया कस्टमर के पास, कस्टमर से माल ख़रीदा, यानी कि सप्लायर के पास गया, सप्लायर के से माल ख़रीदा और लाके प्रिंसिपल को दे दिया, वो सप्लाई नहीं होगी। एजेंट सप्लायर के पास गया, कहते पहले तू मेरे नाम का बिल काट,
और फिर मैंने प्रिंसिपल को अलग अपनी दुकान का बिल प्रिंसिपल की दुकान जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंने नंबर काट के दिया, उसको सप्लाई करी। तो चाहे मैंने उसे पैसे लिए चाहे नहीं पैसे लिए, यानी कि एजेंट ने ना 1 लाख का माल लाया सप्लायर से, ठीक है, अपने नाम का बिल कटवा लिया, और अब प्रिंसिपल को अपनी दुकान का बिल दे रहा है सेम अमाउंट के ऊपर, सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओन नेम, एजेंट जब अपना नाम यूज़ करेगा ना तो फिर तो वो डीम्ड सेपरेट पर्सन मान लिया जाएगा, और एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे, ये डीम्ड सप्लाई है, चाहे मैं पैसे ले रहा हूँ चाहे नहीं ले रहा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के अंदर क्या है, रिलेटेड पर्सन, पर्सन आउट ऑफ इंडिया। हमने क्या करा, पर्सन इन इंडिया ने पर्सन ऑफ आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करी, पैसे नहीं दिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अभी अपन ने देखे ऊपर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नाउ डीम्ड सप्लाई है ये, ठीक है। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि पर्सन इन इंडिया ने पर्सन आउट ऑफ इंडिया से सप्लाई सर्विस ली, रिलेटेड पर्सन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, डीम्ड सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक नीचे चार्ट भी आएगा, वहाँ पर और ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आप ये ध्यान देखना कि इसमें ना आप कंसीडरेशन चेक कर लिया करना पहले। अगर विद कंसीडरेशन है ना, पैसा ले रहे यार, पैसा आ गया बीच में, पैसा आ गया तो फिर तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो, सप्लाई है। जब पैसा नहीं आया ना बीच में, विदाउट कंसीडरेशन आपने सप्लाई ली है ना, तो फिर आप ये देख लेना कि यार वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। तो मैं जो आपको ये दिखाना चाह रहा था ना, यहाँ पे देखना आप, यहाँ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड दिया हुआ है, जबकि ऊपर नहीं था, यहाँ पे देखो। तो अगर विद कंसीडरेशन आ जाए तो फिर चाहे वो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है चाहे नहीं है, वो सप्लाई होती है। जैसे कि हमने एक ऊपर देखा था ना, यहाँ पे देखो, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है चाहे नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसको हमने सप्लाई वाला था। लेकिन अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो फिर आप ये देख लेना, कंसीडरेशन नहीं है तो पैसा तो है नहीं, फिर आप ये देख लो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है सप्लाई, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। तो ये चार्ट को आप दिमाग में अपने छाप लो, इस चार्ट से आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट कभी गलत नहीं होएगा। उसके बाद आता है अपना शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में सबसे पहले दिया है कि अगर आपने गुड्स का टाइटल ही किसी और को दे दिया, ठीक है, और टाइटल इन गुड्स अंडर, चाहे अभी दे दिया चाहे अपने हायर परचेज में फ्यूचर डेट पे दे दिया, तो भी वो गुड्स कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि हम देखने में कोई चीज़ ना गुड्स होती है, लेकिन देते हैं अपन राइट, जैसे राइट अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर हमने क्या करा कि हमने कोई गुड्स है, जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे दो तीन बच्चे हैं पीजी में इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं ए बी सी, 3 बच्चे पीजी में इकट्ठे रहते हैं, उन तीनों ने मिलकर ना एक फ्रिज ले लिया, ठीक है। अब 3 जनों ने अलग अलग फ्रिज का क्या करना था, एक उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये भरे, 30 हज़ार रुपये का एक बढ़िया फ्रिज ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब ए बी सी में से ना सी उस पीजी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फ्रिज तो उसके पास है ही वो वाला। अब वो आधा 1/3 फ्रिज तो काट के जा नहीं सकता, तो उस सी की जगह ना सी का छोटा भाई डी उस पीजी में आ जाता है। तो सी ने कहा दिया कि अपना उसके अंदर ना हिस्सा है 1/3, वो फ्रिज ना तू यूज़ कर लियो, ठीक है। अब देखो फ्रिज क्या है, गुड्स है ना, दिखने में तो मैंने गुड्स दी है, सी ने डी को गुड्स दी है ना दिखने में तो, लेकिन एक्चुअल में वो गुड्स नहीं दी, वो उसने 1/3 का राइट दी है। गुड्स तो पर लेके जा ही नहीं सकते। अब दिखने में ये गुड्स है, लेकिन मैंने ये चीज़ ना अनडिवाइडेड शेयर है, राइट जो मेरा गुड्स के अंदर है वो मैंने ट्रांसफ़र करा है, तो कहीं ना राइट आ जाए तो वो सर्विस कहलाता है। ध्यान रखना ये गुड्स नहीं है, देखने में गुड्स है, ये मैंने अपना राइट तुम्हारे को दे दिया, वो सर्विस कहलाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में लीज टेनेंसी लाइसेंस मैंने दे दिया, साफ साफ पता चल रहा है गुड्स तो जा ही नहीं रही, सर्विस है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, जैसे जॉब वर्कर का काम होता है, वो तो किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, तो मेरा काम तो सिर्फ सर्विस का है। जॉब वर्कर, मैंने किसी की रॉ मटेरियल उठाया, जैसे कुर्सियाँ होती हैं, चेयर्स, वो मेरे पास आई, मैंने तो कलर कर दिया, सेट सूट कर दिया और भेज दिया उसको, मतलब वापस दे दिया जिसकी थी, ठीक है। तो मेरा तो काम जॉब वर्कर का है, मेरे ये सर्विस हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, अगर गुड्स दे रहे हो
पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, डिस्पोजल कर दी, फिर तो गुड्स ही हैं। और अगर राइट दे दिया, गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन यूज ऑफ एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, तो फिर तो वो सर्विस है। गुड्स पर्टिकुलर आपको दे दी, गुड्स हैं, यूज़ करने के लिए दे दी तो सर्विस है। नीचे कहता है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीज टू टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर इट सीज टू टैक्सेबल पर्सन। अब देखो कई बार क्या होता है, हम ऐसे बता देते हैं कि हमने ना बिजनेस अपना वो कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसके बाद कबाड़ी कबूड़ियों को माल बेच दिया, वो भी सप्लाई माना जाता है गुड्स का। जो भी माल अपने बिजनेस बंद होने के बाद गुड्स बेचोगे, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो डीम सप्लाई मान ली जाती है और सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि मैंने अपना बिजनेस चलता चलाया किसी और को दे दिया, ठीक है, पहले पहले दादाजी के पास था, दादाजी के बाद वो सारा बिजनेस जो गोइंग कंसर्न उसकी ट्रांसफ़र कर दी दादाजी ने अपने बेटे को, यानी कि अपने पापा को, ठीक है, हमारे पापा को उसने दे दी, ठीक है, तो बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया। अब उसने गोइंग कंसर्न ही ट्रांसफ़र कर दी, बस ठीक है, पहले दादाजी बैठते थे, पापा वहाँ बैठते हैं, बैठते तो दोनों थे, दादाजी या तो पूरे हो गए या फिर घर पे आ गए रेस्ट पे, ठीक है, तो अब पापा बैठते हैं वहाँ पे, तो सिर्फ एक जगह चेंज, वो चेंज हुआ, सिर्फ एक बंदे चेंज हुए हैं, एसेट तो वही की वही हैं। तो कहता है यहाँ पर सेल नहीं हुई, यहाँ पर पैसे नहीं लेंगे, जनवन है यार, दादा अपना ही पैसा है यार, अपनी चीज़ें हैं सारी, दादा की जगह पापा बैठ के गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र होगी। तो ये इन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि इसको हम ना वो नहीं मानेंगे सप्लाई, ना ये गुड्स कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। अपना बिजनेस कोई और रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सप्लाई थोड़ी है, ना गुड्स है ना सर्विस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो इसके अंदर कवर नहीं होता जीएसटी के अंदर, लेकिन अगर मैंने रेंट पे दे दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स तो दी नहीं, यूज़ करने के लिए दी है, सर्विस। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज़ एंजॉयमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिज़ाइन प्रोग्रामिंग अपग्रेडेशन, यूज़ करने के लिए चीज़ें दे रहे हैं आप। ट्रांसफ़र टू राइट टोलरेट करना, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टोलरेट एन एक्ट सिचुएशन, कई बार हमारे को ना कई सिचुएशन में हमारे को रेट ना टोलरेट करना पड़ जाता है। जैसे अपने पास कोई राइट था तो कहते हैं यार आप टोलरेट करो, कोई बात नहीं, ये कंपनसेशन दे देंगे आपको, ये दे देंगे, वो दे देंगे, टोलरेट करना। अब मैंने किससे कोई प्रोडक्ट की बात कर ली थी कि मशीन की, ये मशीन मेरे को इस तारीख को चाहिए, ठीक है, 17 तारीख को मुझे ये 17 तारीख को मुझे ये मशीन चाहिए। सप्लायर कहता है यार 17 को तो नहीं बन पाई, मैं 20 को दे दूंगा, बदले में कंपनसेशन दे दूंगा, टोलरेट करो यार थोड़ा सा आप। तो ये सर्विस के अंदर आता है, याद रखना ये, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, ट्रांसफर ऑफ राइट दिया यार, सर्विस। कंपोजिट सप्लाई, दो चीज़ें ऐसी हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, जिसको फ्लैट इन्होंने ये बोला हुआ है सर्विस का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ ए गुड्स बीइंग फूड एनी अदर आर्टिकल ह्यूमन कंजम्पशन फॉर एनी ड्रिंक, ये सर्विस होती हैं, चाहे इनके अंदर गुड्स जितने मर्जी हों, 99% भी इसके अंदर अगर गुड्स यूज़ होता है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट की काम टोटली सप्लाई ऑफ सर्विस को काउंट होएंगी। गुड्स के ऊपर कोई टैक्स चल रहा हो, सर्विस का टैक्स देख लेंगे वहाँ पे और इसको जीएसटी अकॉर्डिंगली चार्ज कर देंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडी ऑफ एसोसिएशन टू ए मेंबर, कैश डेफर्ड पेमेंट, ये भी गुड्स होते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स नाम से पता चलता है गुड्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेड्यूल 3 के अंदर आती हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, ना गुड्स हैं ना सर्विस हैं। एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कुछ दिया, सर्विस बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, अरे एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, गिफ्ट दे दिया, 50,000 से ज़्यादा टैक्सेबल कर दिया। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो तो 192 सेक्शन TDS का आ गया ना, वो तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी चैप्टर के अंदर डायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर लग रहा है, तो उसको जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स भी क्यों लगाना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स में अंदर कवर है। सर्विस बाय इन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे याद ध्यान रखना कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक एक वर्ड यहाँ पे महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस देगा वो जीएसटी में नहीं लगेगा।
कई बार क्या होता है, कई बार आप किसी भी पर्सन को आप कोई और अमाउंट दे सकते हो कि तू वहाँ पे मत लगी हो, तो उस कंपनी में जॉब मत कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो वो हो सकता है जीएसटी में आ जाए। सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विस दें जीएसटी के स्कोप से बाहर हैं, ऐसे एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ अदर लोकल बॉडी, ड्यूटी परफॉर्म बाय पर्सन होल्ड एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ डायरेक्टर, इनको सब एग्जाम्प्ट है। ये कुछ भी सर्विस दें, गवर्नमेंट है यार, गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर जीएसटी क्यों लगाएगी। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरेमेंटनी, मोर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। ये फ्यूनरल वाली जो ब्यूरल्स ये हैं, ये जैसे एक पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद का जो उसका पाठ पूजा का जो होता है कार्यक्रम, वो जो सर्विस देते हैं पंडित वगैरह, उन सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, ना वो गुड्स है ना सर्विस है। सेल ऑफ लैंड, लैंड तो आती नहीं जीएसटी में, सेल ऑफ बिल्डिंग कुछ भी नहीं आता, ना गुड्स ना सर्विस। एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के स्कोप से बाहर कर दी इन्होंने। स्टार्टिंग में जीएसटी की डेफिनेशन में ये दे दिया था इन्होंने कि अदर देन एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम में फिर से अदर देन दे दिया, यानी कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को एक्शनेबल क्लेम से अदर देन बोला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक्शनेबल क्लेम तो होती हैं, बट ये गुड्स एंड सर्विस हैं, यानी कि ये सप्लाई है। अगर लॉटरी बेचते हो, बैटिंग करते हो, गैम्बलिंग करते हो तो जीएसटी लगेगा। तीन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लग रहा है, बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम आ जाए, एफडी, इंश्योरेंस क्लेम, किसी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंट्रिंग इनटू गुड्स इनटू इंडिया। अरे हमने ना माल मंगवा रहा था, मैं फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका से माल मंगवाया कोई, और अमेरिका से माल मंगवाया और जापान में हमारे से ऑर्डर आ गया वही माल का, वही गुड्स का। तो हमने अमेरिका वाले को बोला कि तू ना ऐसा कर, इंडिया में मत ला इस गुड्स को, जापान में भेज दे सीधा। अब अमेरिका से माल सीधा जापान में चला गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इंडिया में तो आया ही नहीं, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। इसी प्रकार एक गुड्स होते हैं, जब हम गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कस्टम स्टेशन पे कार्रवाई होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि कस्टम स्टेशन पे हम गुड्स ना, वो कस्टम ड्यूटी के पैसे पूसे नहीं होते हमारे पास, तो या फिर हमारे पास एक टाइम नहीं है, ठीक है, तो हम जा नहीं पाते वहाँ पे, या पूरे पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम ना वो गुड्स अपने वेयर हाउस में रखवा देते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास जब टाइम मिल जाता है या पैसे आ जाते हैं, तो फिर हम वो गुड्स क्लियर करवाते हैं। जब तक हम गुड्स क्लियर नहीं करवाते ना, तो वो गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करी मैंने, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करी, तो वो गुड्स इंडिया का पार्ट भी नहीं बने, यानी कि इंडिया के ना गुड्स का पार्ट नहीं बने, वो सिर्फ पड़े तो इंडिया में ही हैं, कस्टम पोर्ट पे पड़े हैं, लेकिन कस्टम पोर्ट में वेयर हाउस में पड़े हैं। तो जब तक हम कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देते होते ना, तब तक वो इंडिया के गुड्स का पार्ट नहीं बनते। तो वेयर हाउस में गुड्स पड़े थे, और अभी मेरे पास कोई परचेज ऑर्डर आ गया, तो मैंने वहीं का वहीं मैंने कहा यार मैंने क्लियर करवाने थे, कस्टम पोर्ट में मेरे गुड्स पड़े हैं, मैं जा नहीं पा रहा या मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे कर तू ना तू ही करवा ले। वो गुड्स मैंने ना अपने कस्टमर को बेच दिए, वेयर हाउस गुड्स मैंने पहले ही भेज दिए क्लियरेंस से पहले, तो अब मैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकता। सप्लाई ऑफ ए वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मैंने गुड्स क्लियर करने से पहले वो गुड्स बेच दिए, तो वो गुड्स तो इंडिया में है ही, इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं जीएसटी नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनिंग टू एनी अदर पर्सन, इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैज़ बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। तो इस केस में भी न गुड्स ना सर्विस। उसके बाद हमारा आता है, चार्ट में दिया हुआ है सारा कुछ यही, फिर से वही चीज़ें हैं सारी जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो चार्ट में दे दिया। कुछ नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर। लास्ट टॉपिक हमारा आता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, एक कई बार हमारे को कोई गुड्स ना एक के साथ दूसरी चीज़ हमारे को बेचनी पड़ती है, नेचुरली बंडल्ड होते हैं,
उन दोनों को इकट्ठा भेजना ज़रूरी है, मोबाइल के साथ चार्जर भेजना ज़रूरी है। ठीक है, ये कंपोजिट है, ये नेचुरली बंडल्ड हैं। हालांकि अलग अलग भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहली जो सेल होती है वो नेचुरली बंडल करनी ज़रूरी है। कंजंक्शन विद ईच अदर है, इन दोनों का आपस में संबंध है, नेचुरली बंडल्ड है। एक इनके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई होती है। अब मोबाइल लेने गए हो आप, मोबाइल के साथ चार्जर आएगा, तो मोबाइल उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई है ना। चार्जर का हमने क्या करना है, चार्जर तो चार्ज करता है, मेन तो मोबाइल चलाना है अपने को। तो नेचुरल सप्लाई, नेचुरल कंजंक्शन विद ईच अदर, नेचुरली बंडल्ड, टू और मोर सप्लाई, एक उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके ऊपर जो मोबाइल के ऊपर टैक्स रेट चल रहा होगा ना, चार्जर के ऊपर भी वही टैक्स रेट लगेगा। मान लो चार्जर अगर 5% में आता है, मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और मोबाइल आता है 28% में, तो चार्जर का रेट 28% से चार्ज होगा अगर वो मोबाइल के साथ आप लेते हो तो। कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद एक मिक्स सप्लाई होता है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होते। कई बार क्या होता है, हम ना बास्केट्स वगैरह बना देते हैं, बास्केट में काफ़ी सारी चीज़ें, ब्यूटी किट आती है, फ्रूट्स की आती हैं, फ्रूट आते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे ये किराने वाले बना देते हैं, ऐसी टोकरीज बना देते हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चों के लिए बना देते हैं, चॉकलेट्स डाल दी, टॉफ़ीज़ डाल दी, काफ़ी सारे उसमें सामान डाल देते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेट वाली चीज़ होती है ना, अगर पूरी ब्यूटी किट में, चाहे बाकी सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट वाली डाल दी वहाँ पे, एक चीज़ उसके अंदर ऐसी डाल दी ना, कोई परफ्यूम डाल दिया जो ज़्यादा हाई लग्जरी लाइफ में आता है, लग्जरीज कोई प्रोडक्ट हो, आइटम्स हो, और वो 28% में फंस जाए, तो पूरी ब्यूटी किट के ऊपर 28% रेट लग जाएगा। मिक्स सप्लाई का ये घाटा है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। हम इन सब को अलग अलग बेच सकते हैं, वो ब्यूटी किट की हर चीज़ मेरी अलग अलग बिक सकती है, और टैक्स लायबिलिटी इसके ऊपर लगेगी। जो रेट हाईएस्ट अट्रैक्ट करेगा उस पूरी किट में से एक भी प्रोडक्ट हाईएस्ट रेट का आ गया, जो हाईएस्ट रेट का है, पूरी किट के ऊपर वही रेट लग जाएगा। एक गिफ्ट पैकेजिंग कंप्राइजिंग चॉकलेट, कैंडल, स्वीट्स, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये रिकैप्चुलेट ख़त्म हो गया। कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।